हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे बांग्लादेश में नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, कितने हिंदू मंत्री बने हैं, भारत से कौन वहां पर गया था, किसने प्रतिनिधित्व किया भारत का। इसके अलावा कई सारे प्रश्न हैं, जैसे तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है, जो कि धर्मशाला भारत में उसका हेडक्वार्टर है, तो उसके नए प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव किसने जीत लिया है, कहिए। ग्रैंड फादर ऑफ द इंटरनेट कौन थे जिनका निधन हो गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो लेटेस्ट अपडेट आया अभी फरवरी में, वो भी जानेंगे। इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, नए प्रधानमंत्री किसने शपथ ली है। आंसर होगा तारिक रहमान। क्या नाम है? तारिक रहमान, और वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के चीफ हैं, और उनको शपथ दिलाई गई है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनके द्वारा। ठीक है, तो ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। तो 17 फरवरी को नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने शपथ ली। 60 ईयर एज है, 60 वर्ष की उम्र है उनकी। और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के, इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति वहाँ के जियाउर रहमान, उनके पुत्र हैं, बेटे हैं। और पिछले 35 साल में, महत्वपूर्ण बात यह है बांग्लादेश में कि पिछले 35 साल में पहले पुरुष प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 1990 के बाद से वहां पर कोई भी पुरुष यानी जेंट्स कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, महिला ही प्राइम मिनिस्टर बन रही थी। बीच में एक केयरटेकर सरकार भी बनी थी, लेकिन वो उनका ओहदा जो होता है ना, वो मुख्य सलाहकार का हुआ करता था। इससे पहले अभी मुख्य सलाहकार के तौर पर, जो कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, वो थे मोहम्मद यूनुस, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं कहे जाएंगे। तो 35 साल में पहले पुरुष प्रधानमंत्री बांग्लादेश में ये हुए। और इस बार का जो संसदीय चुनाव हुआ, उसमें जो चुने गए सांसद, उन्होंने शपथ भी ली है। ठीक है, तो बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके नेतृत्व में जो वहाँ की जो जातीय संसद है, जो वहाँ की संसद है, उसमें जो 300 सीटें, उनमें से 200 से अधिक सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया था। ठीक है, अच्छा एक चीज जान लीजिएगा, वहाँ की संसद का नाम जातीय संसद है। जातीय जो है ना, वो बांग्ला भाषा का ही है। बांग्ला भाषा में जातीय का मतलब होता है राष्ट्रीय। तो इस तरह से हम उसको अगर पूर्ण तरह से ट्रांसलेट करेंगे तो राष्ट्रीय संसद कहेंगे हम, वैसे नाम जातीय संसद है। ठीक है, अच्छा वहाँ पर क्या हुआ है कि हिंदू और बौद्ध सांसद वो मंत्री भी बनाए गए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए। क्या नाम है उनका? निताई रॉय चौधरी, तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। और बौद्ध धर्म के एडवोकेट दीपेन दीवान, वो भी मंत्री बने हैं। ठीक है, नितिन रॉय चौधरी हैं, वो उनको वहाँ मंत्री बनाया गया है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात यह है। अच्छा, बांग्लादेश की बात हो रही है, हमारा पड़ोसी देश है, तो वहाँ जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। ठीक है, तो वहाँ पर इससे पहले जो चीफ एडवाइजर थे वो थे मोहम्मद यूनुस। तो उन्होंने एक कंसेंसस बनाया था, एक तमाम लीडर्स के साथ मिलकर जुलाई चार्टर नाम से एक पूरा प्लान बनाया था। उसमें ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जाएंगे, यानी संवैधानिक संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो हालांकि उसको अभी जो चुनाव हुए ना वहाँ पर संसदीय, उस दौरान वहाँ बांग्लादेश में रेफरेंडम भी हुआ, जनमत संग्रह भी हुआ कि क्या संसद संविधान में संशोधन कराया जाए। इसके लिए लोग सहमत हैं। तो फिर उसमें करीब 60% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया कि यस, हाँ करना चाहते हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रावधान है, लेकिन उसमें होना यह था कि इनको तमाम जो सदस्य हैं उनको उसके लिए भी शपथ लेनी थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल मेंबर के तौर पर, लेकिन किसी ने शपथ नहीं ली। तो मोहम्मद यूनुस का जो प्लान था ना कि वहाँ जो बहुत सारे बदलाव करने हैं, वो अभी फीका पड़ता पर दिख रहा है, लेकिन बाद में अभी जो भी चीज़ें होंगी संसद में होगी। इनका नए प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वहाँ जो जातीय संसद में जब मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसी दौरान ये जो संवैधानिक बदलाव हैं उस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो इसमें चार्टर में ये था कि 180 दिनों के लिए जो संसद है, नई संसद, वो संविधान सभा के तौर पर एक तरह से काम करेगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ों को बदलाव करना था पूरी तरीके से। इसके तहत ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है जीवन भर में
10 साल या अधिकतम 2 टर्म से अधिक बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, ताकि कोई लंबे समय तक सत्ता में ना रह पाए। प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो पार्टी के चीफ का पद नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी की घोषणा के लिए कैबिनेट और विपक्ष का लीडर होना चाहिए। और वहाँ पर क्या है, बांग्लादेश में एक सदन है, मतलब वहाँ एक, मतलब जातीय संसद है और एक ही सदन है। तो वहाँ पर यह भी हुआ इस रेफरेंडम के दौरान, जुलाई चार्टर में लिखा हुआ था कि वहाँ 2 सदन होंगे, एक ऊपरी सदन भी बनेगा, जैसे भारत में जो राज्यसभा है इस तरीके का। लेकिन वो राज्यों की सभा नहीं होगी, बल्कि जो भी जितने जो जिनके जितने प्रतिशत वोट आएंगे टोटल पूरे देश में, बांग्लादेश में, तो उसी के आधार पर अनुपातिक रूप से वहां पर सदस्य बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या था कि जो संसद में, अगर जैसे वहाँ की संसद में अभी 2/3 बहुमत है तो कुछ भी कर सकते हैं वो, संविधान संशोधन वगैरह वगैरह। तो उस पर लगाम लगाने के लिए एक और सदन की बात है वहाँ पर। अब देखिए आगे क्या होता है उस पर। ठीक है, अब तारिक रहमान के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लें। देखिए 2007 में एक बार राजनीतिक संकट आया था और उसके बाद से उनको विदेश भागना पड़ता और खासकर लंदन में वो रह रहे थे। उन पर भ्रष्टाचार के मामले आए थे जब शेख हसीना की सरकार बनी थी 2004 में उस वक्त, और 2004 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय क्या हुआ कि ढाका ग्रेनेड हमला हुआ था, तो आरोप शेख हसीना की सरकार ने उन पर लगाया था कि वो कर रहे हैं, और इन्होंने कहा था कि हमें राजनीतिक प्रतिशोध किया जा रहा है, लिया जा रहा है। तो लंबे समय से वो अनुपस्थित थे, हालांकि कार्यवाहक चेयरमैन रहे थे वो बीएनपी के। ओके, तो अभी 25 दिसंबर को पिछले साल ही वो लंदन से लौटे जब उनकी माँ का निधन हो गया था, और आते ही उन्होंने पूरे पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली, और 20 साल बाद बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की वहाँ पर सरकार बन गई है वहाँ। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा मामला। आपको पता होना चाहिए कि 2024 में वहाँ पर जनता ने विद्रोह कर दिया था, उसकी वजह से शेख हसीना को भागकर भारत आना पड़ा था, और तब मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार के तौर पर वहाँ पर नियुक्त किया गया था वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, ताकि वो केयर टेकर सरकार को चला सके। और अब नए प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो आ चुके हैं। ठीक है, तारिक रहमान इनका नाम है। एक और यहाँ पर चूंकि पड़ोस का मामला है, तो एक चीज जान लीजिए कि वहाँ जो विपक्षी पार्टी है उसका नाम है बांग्लादेश जमात ए इस्लामी। ठीक है, बांग्लादेश जमात ए इस्लामी, और वो 2024 के जो पूरा बवाल था बांग्लादेश में उसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन जनता ने एक तरह से नकार दिया। तो ये विपक्ष में है। तो इनके जो लीडर हैं, यानी नेता विपक्ष के ही अब, जमात इस्लाम के अध्यक्ष हैं, इस्लामी उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान। तो उनसे मुलाकात की है भारतीय विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने। ठीक है, और अब लगता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है वो बेहतर होने की ओर अक्सर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और एक और बात बताऊं कि जो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर और डिटेल बताएंगे। प्रश्न यहाँ पर होगा कि बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है? आंसर क्या होगा इसका? लोकसभा अध्यक्ष। कौन है वो? ओम बिरला। तो वो वहां पर पहुंचे थे, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए ये जो, मतलब जब शपथ समारोह हुआ उसके ठीक सामने का चेयर है ये, और इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनमें भारत के लोकसभा के अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वहां पर मौजूद रहे। ठीक है, ये तस्वीर है। और ओम बिरला ने वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक पत्र भी सौंपा तारिक रहमान को, और उन्होंने कहा है, उसमें लिखा है कि वो पहले से जो प्रोग्राम बने हुए हैं मुंबई में और दूसरे, उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। ठीक है, तो और पत्र में ये भी है कि रहमान से ये कहा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, या कहिए निमंत्रण दिया गया है भारत आने का। ठीक है, आपको पता है कि यूनुस के जो अंतरिम सरकार थी मोहम्मद यूनुस की, उस दौरान भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं बुरी तरह से कमजोर पड़ गए थे,
और अब फिर से संवारने की ज़रूरत है। तो ओम बिरला ने ट्वीट भी किया सोशल मीडिया एक्स पर और कहा कि भारत जो है ना वो बांग्लादेश के लोकतांत्रिक प्रगतिशील और समावेशी राष्ट्र के निर्माण के प्रयासों में सहयोग देने के लिए तत्पर है। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। पड़ोसी देश है बांग्लादेश और पड़ोस के जो इंटरनेशनल रिलेशन है उससे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताया वो बहुत ज़रूरी था। अब आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर? तिब्बत निर्वासित सरकार, उसके प्राइम मिनिस्टर का चुनाव फिर से किसने जीत लिया है? क्या नाम है उनका? इनका नाम क्या है? इनका नाम है पेनपा सेरिंग। पेनपा सेरिंग। ठीक है, तो ये जो चुनाव है ना वो 14 फरवरी को इसके नतीजे जो है ना वो सामने आए हैं। और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे पेनपा सेरिंग, तो वो उन्होंने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। ठीक है, तो सेरिंग को करीब 61% वोट मिले और सीधे तौर पे वो 17वें जो मंत्रिमंडल है उसका, निर्वासित सरकार का, तो उसके वो चीफ के तौर पर निर्वाचित हुए हैं। चुनाव में देखिए 103 उम्मीदवार थे जिनमें से मुख्य मुकाबला त्सेरिंग और औकात सांग उनके बीच में था। तो ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक ये प्रक्रिया के तहत ये चुनाव हुआ और दुनिया भर के 51,141 जो तिब्बती मतदाता हैं उन्होंने वोट दिया और इनको चुना गया है। ठीक है, तो 3 पारंपरिक प्रांत हैं जो तिब्बत में, तो उनमें से 30-30 उम्मीदवार जो है ना वो चुने गए हैं। वहाँ निर्वासित संसद भी है उसके लिए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अलग अलग देशों में तिब्बत के जो लोग रह रहे हैं उन लोगों ने वोट दिया है। अब सवाल एक हो सकता है आपके मन में कि तिब्बत का चुनाव भारत में क्यों हुआ? तिब्बत का चुनाव भारत में इसलिए होते हैं क्योंकि तिब्बती जो नेतृत्व है भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। तिब्बती जो नेतृत्व है वो 1949 से भारत में 1959 से सॉरी 1959 से जो तिब्बती निर्वासित सरकार के या निर्वासित लोगों का जो नेतृत्व है वो भारत में रह रहा है, निर्वासन में रह रहा है। ठीक है, एक बार मैप के जरिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। प्यारा भारत है और ये है चाइना जिसको हम लोग अभी कहते हैं। और उसमें चाइना में ये वाला जो लगभग लगभग इलाका है जो डार्क ब्लू में आप देख रहे हैं वो है तिब्बत। ठीक है, तो 1959 में जब उस वक्त चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था और कब्जे में लेना की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त दलाई लामा जो ना चीन के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया था और तिब्बत छोड़ के वो भारत आ गए थे इस तरफ से। ठीक है, यहाँ से आ गए थे और भारत में उस वक्त जो सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने शरण दी और हजारों हजारों तिब्बती जो शरणार्थी है वो भारत आए। और तिब्बती निर्वासित सरकार का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ पर बना? हिमाचल प्रदेश में इस जगह पर, और वो है धर्मशाला एक जगह है वहीं पर। और इसके प्रशासन को CTA कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इसलिए जो चुनाव हुए हैं वो तिब्बत देश में नहीं हुए, ठीक है, बल्कि निर्वासित रह रहे तिब्बतियों की सरकार के लिए हुए हैं ये। अब बहुत सारे मन में सवाल भी हो रहे हैं आपके कि तिब्बत की वास्तविक प्रशासनिक स्थिति क्या है। तो देखिए वर्तमान में क्या है ना, जो तिब्बत है वो चीन के नियंत्रण में है। ये तिब्बत, चीन इसे आधिकारिक तौर पर तिब्बत ऑटोनोमस रीजन कहता है। बहुत सारे ऑटोनॉमी उसने यहाँ पर दी हुई है और ये क्षेत्र पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइना का एक स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, तो वास्तविक जो प्रशासन है वो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके नियंत्रण में है। वहाँ की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, आर्मी, नीति निर्माण, ये सब कुछ, यानी तिब्बत पर वास्तविक जो नियंत्रण है वो चीन का है। पूरा ये जो है ना वो चाइना हो गया है। ओके, अब निर्वासित सरकार के बारे में जानिए। भारत में स्थित है
ये निर्वासित सरकार वो खुद को तिब्बती जनता का लोकतांत्रिक प्रतिनिधि के तौर पर वो कहता है। और इसके प्रमुख जो है ना वो सिक्योंग कहलाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हम कहेंगे, और सिक्योंग भी कहेंगे। पेनपा सेरिंग वो जो है ना वो फिर से चुन लिए गए हैं। तो देखिए इस जो सरकार है ना वो कहाँ पर है, ये धर्मशाला में है। तो उसके पास कोई तिब्बती भूमि का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। ये मुख्यतः तिब्बती शरणार्थियों के कल्याण, संस्कृति, भाषा संरक्षण, इंटरनेशनल स्तर पर जो तिब्बती मुद्दे हैं उन सबको उठाने का काम करता है। ये प्रतीकात्मक है, न कि मतलब वहाँ एग्जैक्ट लोकेशन पे ये नहीं है। ठीक है। अब सवाल यहाँ पर होगा कि क्या ये चीन के खिलाफ एक समानांतर सरकार है? देखिए चीन जो है ना वो सीटीए को, यानी ये निर्वासित सरकार को वैध सरकार नहीं मानता है। चीन का स्पष्ट रुख है कि तिब्बत जो है ना चीन का आंतरिक मामला है, और दलाई लामा को तिब्बत जो है ना वो अलगाववादी मानता है। निर्वासित जो सरकार के चुनाव हुए हैं तो उसका चीन की संप्रभुता से कोई संबंध नहीं है। अब सवाल आपके मन में होना चाहिए कि तिब्बत पर भारत की भूमिका क्या है, मतलब भारत क्या कहता है। देखिए भारत जो है ना वो दलाई लामा और तिब्बती जो शरणार्थी है उनको मानवीय आधार पर शरण देता है यहाँ पर, लेकिन आधिकारिक रूप से तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है भारत। ठीक है, चीन। तो ये जो निर्वासित सरकार है उसको भी राजनयिक मान्यता भारत नहीं देता है, और ये भारत और चीन के संबंधों में बहुत ही संवेदनशील पहलू है। ओके, तो भारत में दलाई लामा जो तिब्बती बौद्धों के जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वो यहाँ पर सर्वोच्च गुरु वो रहते हैं। क्लियर हो गई बात? थोड़ा विस्तार में मैंने बताया, जरूरी है ये सब जानना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो फरवरी 2026 में जारी हुई, तो उसकी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? आंसर क्या होगा? 75th रैंक है भारत का। और इससे पहले जनवरी में भी, अभी एक महीने पहले भी ये रैंकिंग जारी हुई थी। उस वक्त क्या स्थान था? उस वक्त 80वां स्थान था, और अभी हम देख रहे हैं 75th स्थान भारत का है। मतलब जनवरी से अभी फरवरी में सुधार हुआ है 5 अंकों का। ठीक है, तो ये है एक इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, 2025 में भारत का स्थान 85th हुआ करता था। अब क्या है, आप इस खबर में द हिंदू में देख रहे हैं 56 कंट्रीज में वीजा फ्री यात्रा या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। मतलब इसका क्या हुआ कि मतलब हुआ कि 56 देशों में केवल आप अपना पासपोर्ट लेकर पहुंच जाइए, आपको एंट्री दे दी जाएगी। ठीक है, या तो वीजा की जरूरत ही नहीं होगी, या फिर वहीं पर आपको तुरंत ही एयरपोर्ट पहुंचते ही, वहां लैंड करते ही आपको उस वीजा दे दिया जाएगा। ओके, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, और इसके जो पिछले कुछ जो इंडेक्स में रैंकिंग भारत की रही है वो देख लीजिए। अभी वाला तो 75 है, फरवरी वाला, जनवरी का 80 था, अक्टूबर में 80, अक्टूबर 2025 में 85, जुलाई 2025 में 77, जनवरी 2025 में 85th रैंक थी है। तो सवाल जो है ना आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा जाएगा कि इस वक्त जनवरी का डेटा बताइए, अक्टूबर का डेटा बताइए, और जब उस वक्त कुछ भी ना लिखा हो, केवल लिखा हो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो लेटेस्ट वाला जो अपडेट है वो आप वहाँ बता सकते हैं। अब देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी क्या रैंकिंग है, क्या स्थिति है। तो ये देख लिए, अफगानिस्तान 101 रैंक पर है, पाकिस्तान 97 है, नेपाल 95, बांग्लादेश 93, श्रीलंका 91, म्यांमार 88, चाइना 56 और भूटान 83 रैंक पर है। भारत का लेटेस्ट 75 है। तो भारतीयों के लिए जो वीजा फ्री यात्रा हो सकती है वो 65 कंट्रीज में हो सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, राज्यों के एसएससी, इन सब के लेवल का है, और दूसरा आईपीसीएस लेवल का। तो इसमें क्या मिलता है आपको? पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट मिलते हैं, और ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब कुछ मिलता है।
यूट्यूब पर आपको केवल डेली का करंट अफेयर्स वीडियो मिलता है और पीडीएफ मिलता है डेली का, लेकिन वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली के पीडीएफ आपको सिर्फ शार्प लर्निंग ऐप पर ही मिलते हैं और इसके ज़रिए आप शानदार तैयारी कर सकते हैं। पिछले 2 सालों के कंटेंट अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स के इसमें, और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो अभी छूट भी चल रही है, ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं आप, सीमित अवधि के लिए है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर होगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 फरवरी में जारी, उसके अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किस देश का है? फर्स्ट पोजीशन, क्या नाम है उसके देश का? वो है सिंगापुर। ठीक है, ये देखिए सिंगापुर नंबर 1 पर देख रहे हैं, और उस सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो दिखा के आप 192 कंट्रीज में दुनिया भर के आप पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये डेटा किसने जारी किया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो ये हेनले एंड पार्टनर्स नाम की एक कंपनी है, वो जारी करती है, और ये जो डेटा है ना वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसके डेटा के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। नंबर 1 अभी सिंगापुर है, पहले स्थान पर स्थित है। अगर हम देखें बाकी टॉप 5 कंट्रीज का, तो देखिए नंबर 1 सिंगापुर, सेकंड पर 2 देश हैं, जापान और साउथ कोरिया। तीसरे स्थान पर 2 देश हैं, स्वीडन और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। ओके, फोर्थ स्थान बहुत देशों का है, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस और भी है, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन और स्विट्जरलैंड। इतने सारे देश जो है ना फोर्थ स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन ले, फिडे फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? मैग्नस कार्लसन। कहाँ के खिलाड़ी हैं वो? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। तो 15 फरवरी को उन्होंने जर्मनी में हुए तीसरे गेम में ये जीत हासिल कर ली है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। डेविड जे फार्बर, उनका निधन हो गया 7 फरवरी 2026 को। तो उन्हें इंटरनेट का क्या कहा जाता था? आंसर, ग्रैंड फादर ऑफ द इंटरनेट। फादर ऑफ द इंटरनेट ये नहीं थे, उनका नाम मैं बताऊंगा आगे। इनको ग्रैंड फादर ऑफ द इंटरनेट कहा जाता था। आप ये इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। डेविड जे फार्बर, ग्रैंड फादर ऑफ द इंटरनेट, डाइज एट 91 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया है। जापान में रहते थे। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ। और ये देखिए अर्पा नेट, आप जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए। इन्होंने अर्पा नेट, जो आधुनिक इंटरनेट जो है ना अभी, उससे जो पहले था उसकी नींव रखी थी, और इन्होंने ही मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल विकसित करने के वाले जो छात्र हैं उनका मार्गदर्शन किया था। कंप्यूटर नेटवर्क की नींव एक तरह से रखी थी डेविड जे फार्बर ने। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, इसके अलावा कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर प्रोफेसर के रूप में काम किया, और उस वक्त इन्होंने इसी ARPANET के जरिए अमेरिका के कई सारे हिस्सों को कनेक्ट कर दिया था इंटरनेट से। करियर की शुरुआत उन्होंने बेल लेबोरेटरीज में की थी, रिसर्च किया था, कंप्यूटिंग सिस्टम पर उनका ध्यान दे गया, टेलीकम्युनिकेशन पर ध्यान गया, और फिर उन्होंने नेटवर्क कम्युनिकेशन की नींव रखी थी इन्होंने। ठीक है, ये जो ARPANET है ना, ये दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग आधारित कंप्यूटर नेटवर्क था, जो आगे चलकर मतलब जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी। ARPANET ने यह साबित किया था कि कंप्यूटर को वैश्विक तौर पर दुनिया भर में जोड़ा जा सकता है और नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता है, तो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान और तेज होगा, सुरक्षित तरीके से हो सकता है। तो अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था, जिसका नाम अब वॉर डिपार्टमेंट पड़ गया है, तो उसी की एजेंसी है ARPA, बाद में फिर डरपा नाम हो गया था, तो उसने मतलब सहयोग किया था, फिर विकसित किया गया था ARPANET को।
पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग से। डेटा को छोटे छोटे पैकेट में बांटकर अलग अलग रास्ते से भेजा जाता था। जैसे एक रास्ता अगर बंद हो गया तो पैकेट मतलब उसका हिस्सा दूसरे रास्ते से पहुंच जाए, और यही सिद्धांत आज के जो इंटरनेट है ना उसका बुनियाद है। ओके, और ईमेल का जो जन्म हुआ था 1971 में, इसी नेटवर्क पर हुआ था। अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन वो संभव हो पाया था। 1983 में ARPANET ने TCP/IP प्रोटोकॉल अपनाया, और यही TCP/IP जो प्रोटोकॉल है ना वो इंटरनेट तकनीक का आधार है। ठीक है, बाद में फिर 1990 के आसपास ARPANET को बंद कर दिया गया था। फिर इंटरनेट जो है ना आधुनिक इंटरनेट सामने आ गया था। ओके, तो एक महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, सवाल यहाँ भी हो सकता है कि फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है? विंटसर्फ को कहा जाता है। किसको? विंटसर्फ को। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इंटरनेट के जो मूल नियम है, प्रोटोकॉल्स हैं, उसको विकसित किए थे, जिसकी वजह से दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। विंडसर्फ ने बॉब काहन उनके साथ मिलकर 1970 के दशक में TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको बनाया था। जब ARPANET चल रहा था ना तो अलग अलग नेटवर्क जो है ना वो सीधे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इन्होंने जो डेवलप किया था ARPANET उसमें, लेकिन फिर क्या हुआ कि इंटरनेट के जो जनक कहे जाते हैं विंडसर्फ, तो उन्होंने अपने सहयोगी के साथ मिलकर TCP/IP नेटवर्क का नेटवर्क एक अवधारणा दी, और उसकी वजह से इंटरनेट जो है ना आज इस विशाल स्थिति में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 700 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान है। कहाँ के हैं वो हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ी, और ये रहा फोटोग्राफ। ये उपलब्धि उन्होंने 15 फरवरी 2026 को दिल्ली में UAE के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच में जो है ना वो मोहम्मद अरफान को आउट करके ये हासिल की है। ओके, तो ये 700 विकेट का आंकड़ा उन्होंने छू दिया है, और T20 में ऐसा करने वाले वो पहले गेंदबाज बन गए हैं, पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 13 फरवरी को। और थीम क्या है इसकी? रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक टूल है, आवाज़ नहीं। ये है इस बार की थीम। क्यों ये दिवस मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी 13 फरवरी 1945 को, ठीक है, उस दिन यूनाइटेड नेशंस रेडियो से पहली बार प्रसारण शुरू हुआ था। उद्देश्य यही था कि प्रसारण को और बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB और बिहार सरकार ने किन क्षेत्रों में $1 बिलियन से ज़्यादा के सहयोग प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया है? मतलब बिहार को ये रकम मिल सकती है, और किस किस क्षेत्रों में? तो ये आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसकी लिस्ट में मैं दिखा देना चाहता हूँ क्या है एग्जैक्ट आंसर। तो देखिए, ये मीटिंग हुई थी ADB और बिहार सरकार यानी वहाँ के जो मुख्य सचिव हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में बिहार सरकार ने ये बातचीत की थी। 3 परियोजनाओं पर चर्चा हुई: व्यापक बौद्ध सर्किट विकास, जल संसाधन और कृषि रूपांतरण परियोजना, व्यापक कौशल विकास परियोजना, शहरी बुनियादी ढांचा और लचीलापन परियोजना, ऊर्जा क्षेत्र में, और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में ये चर्चा हुई। बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत, उन्हीं की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ठीक है, फरवरी में अभी। तो $1 बिलियन से भी ज़्यादा रकम बिहार सरकार ने अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मांगे हैं, और उस पर पूरी तरह से इस पूरे टीम ने सुना, देखा डेटा, और क्या क्या काम हो सकता है वो सब देखा। अब आगे जब इस पर डिसीजन करेगा ADB तो मैं फिर आपको बताऊंगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इससे पहले बिहार की बात हो रही है। एक स्टूडेंट ने, मैंने कल बताया था आपको कि बिहार सरकार ने बहुत सारी मतलब कई सौ नदियों के पुनर्जीवित, उनको नदियों को पुनर्जीवित करने की का ऐलान किया है।
तो एक स्टूडेंट का ट्वीट नहीं, एक मैसेज था कमेंट बॉक्स में कि कुछ नदियां ही इतनी बाढ़ ला रही हैं, तो क्या ये नदियां इतनी सारी हो जाएंगी तो बाढ़ की और समस्या बढ़ जाएगी? नहीं नहीं, बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए ये कोशिश हो रही है। देखिए क्या हुआ है ना कि जब अ, एक वक्त था दशकों पहले, जब दशकों दशकों पहले जब नदियों नदियां क्या हैं, जाल है। जैसे गंगा नदी तंत्र भी आप देखते हैं किस तरह से जाल की तरफ फैलती हैं नदियां, ठीक है, या समाती है नदियां। तो इससे क्या है कि जब बिहार की नदियों में अभी जैसे देखते हैं ना, उसकी बहुत सारी धाराएं थी जो कि अब विलुप्त हो गई हैं, मतलब वहां मिट्टी गाद भर गई है। अगर वो सब धाराएं सही से इस्तेमाल हो, वो जो पानी है वो कितनी दूरी तक फैल जाएगा आप सोच सकते हैं। मतलब कई, मतलब 50-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर दूर तक धाराएं बह सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी नदियां हैं, तो नदियां जो है ना वो जब बढ़ेंगी, एक नदी है और नदी से ये सब धाराएं निकल रही हैं, जा रही हैं, या धाराएं मिल रही हैं। अब जब ये सारी धाराएं बंद हो गई तो क्या हुआ, ये जो पानी है इसका लोड यहाँ बढ़ रहा है ना, और ये बाढ़ और फैला रही है। लेकिन अगर धाराएं, अगर ये जितनी हैं इन सब में भी पानी चले जाए, ठीक है, उन नदियों को पुनर्जीवित कर दिया जाए, उनके गाद हैं, उनकी मिट्टियों को हटा दिया जाए, तो वहाँ कैचमेंट एरिया बढ़ जाएगा। तो इससे बाढ़ की समस्या थोड़ी बहुत हल हो सकती है, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 13 फरवरी को। और ये दिन किन के लिए? सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था सरोजनी नायडू का 13 फरवरी 1879 को। और सरोजनी नायडू को कई नामों से भी जाना जाता है। भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इस नाम से भी। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बहुत ही अहम भूमिका थी। 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस, जिसने आज़ादी की भूमिका में बड़ी, मतलब आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई, आज़ादी के आंदोलन में, तो उसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। अब मिलते हैं कल ताजा तरीन कंटेंट के साथ। और करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। और मेंबरशिप प्लान है आपके एग्जामिनेशंस की शानदार तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।